आज हम बात शुरू करते हैं जी मशाल खान की डेथ से, क्योंकि आज से तकरीबन 7 साल पहले मशाल खान को बेदर्दी से पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया था और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये किया था, ठीक है? तो आई थिंक 14 तारीख को 13 तारीख अप्रैल 13 को मशाल तक को किया गया था। मेरे दिन में 14 थी, मगर का मतलब है कि आज ही के दिन मशाल खान को मॉब लिंच किया गया था। और एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही भयानक वाकया मशाल खान की मॉब लिंचिंग। और ये मत समझें कि ये मतलब ये एक आगाज था, एक ऐसी चीज थी कि जिसको हम जानते थे कि ये रुकने वाली नहीं है, ये थमने वाली नहीं है। और तहरीक लब्बैक जो कि आज हमारे सामने है, वो डायरेक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मगर कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिनमें पीटीआई, जो जिस शख्स ने मशाल खान के कत्ल की तरफ बातों को पहुंचाया था, वो पीटीआई का स्टूडेंट लीडर था, जिसने बाद में तकरीर भी की थी। और मशाल खान एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट था। लोग उसको एथियस्ट भी कहते हैं, मगर मैं मशाल खान को एथियस्ट इसलिए नहीं कहता कि किसी किसी तरफ से ये बात या तो 100% कंफर्म हो तो फिर हम बात करें, ठीक है? मशाल खान एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट था और स्टूडेंट राइट्स के लिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के साथ भी वो काफ़ी हद तक उसके प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया भी उससे तंग थी, और कुछ टीवी चैनल्स ने मशाल खान के स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाने के ऊपर, गरीब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पे, हॉस्टल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पे, कुछ टीवी चैनल्स ने मशाल खान का इंटरव्यू भी लिया था और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया उसके खिलाफ थी। फिर मशाल खान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने फेसबुक पे कुछ ऐसा पोस्ट किया जो कि इस्लाम के खिलाफ जाता है। और इस बात पे मशाल खान का एक जो क्लास फेलो था, उसने मशाल खान के पेट में गोली मार दी। और जब उसने गोली मारी, तो गोली मार के वो चलता बना। और उस टाइम उसके जो दोस्त थे करीबी, वो मशाल खान को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मशाल ने उन्हें कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मगर इन बिटवीन क्या हुआ कि दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, जिनमें ये मशहूर कर दिया गया था कि मशाल खान जो है वो एक ब्लास्फीमर है, वो आ गए और उन्होंने मशाल खान को कत्ल करने तक ही बात पहुंचाई। और उसकी वीडियोस जो वायरल हुई थी उस टाइम, वो बहुत ही भयानक थी। एक पॉइंट ऐसा भी था जो वीडियोस मैंने देखी थी कि मशाल खान की डेथ हो चुकी थी, हम ये जानते थे अच्छे तरीके से, मगर लोग अभी लाश को भी मार रहे थे और स्टूडेंट्स थे सारे। यानी जिन लोगों ने मशाल खान को मारा, उनकी उम्रें शायद 20 से 25 साल के दरमियान थी। तो पाकिस्तान की यूथ का क्या हाल हो गया, वो इतने सेडिस्ट क्यों हो गए हैं और वो क्यों समझते हैं ऐसे? ये वो सवाल था जो कि उस टाइम एकदम हमारे ज़हन में आ गया था कि यार। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस टाइम मैं बिल्कुल, यानी मैं 23 मार्च को पाकिस्तान से निकला हूँ, 29 को मैं श्रीलंका पहुंचा था और 14 अप्रैल को ये काम हो जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरे लिए ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा, ठीक है? और वो लोग जो और इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा था, क्योंकि और उस टाइम बहुत सारे पाकिस्तान में भी एथियस्ट ऐसे थे, फ्री थिंकर ऐसे थे, जिनको पता था कि पकड़-दकड़ शुरू हो चुकी है और शायद उनका नंबर आ जाए, ठीक है? या उनको कोई पकड़ने आ जाए। वो लोग डर रहे थे उस टाइम। और उन लोगों के लिए ये चीज़ कितनी ट्रॉमेटिक थी, मैं एटलीस्ट 10-12 लोगों को, ऐसों को जानता हूँ जिनसे मेरी इस बारे में बात हो चुकी है, जो उस टाइम पकड़-दकड़ के बाद, जब मैं पाकिस्तान से भागा था, जब हमारे कुछ और दोस्त पाकिस्तान से भागे थे, उस टाइम उस सारी पकड़-दकड़ के दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पाकिस्तान से भाग नहीं सकते थे। कुछ खवातीन थी ऐसी जो पाकिस्तान से नहीं भाग सकती थी। जितने खौफ में वो मशाल खान की मॉब लिंचिंग से आए थे लोग, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो लोग जो मुझे बताते हैं कि मतलब हर बंदा ये सोचता था कि यार हमारे साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हो जाना, ठीक है? तो ये चीज़ है। और मैं भी ये सोचता था कि यार कहीं अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता। और ये बात है। और फिर मशाल खान की जो डेथ है, उस बात से एक और बात, मतलब एक बहुत ही बुरी थॉट, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरी है, इतनी बुरी है कि बस आप उससे क्या ही बात करें। वो ये थी कि यार जो ब्लास्फेमी में गिरफ्तार हो जाता है, वो उससे बहुत लकी है जो इस तरह से मारा जाता है। यानी गिरफ्तारी भी एक ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ब्लेसिंग है कि चलो जी, जिसे पुलिस पकड़ के ले गई, उसे आपने अदालत में पेश कर दिया, उस पे
जेल में वो रहा, उस पे केस चलने लग गया। यानी इतनी बुरी थॉट जो है वो हमें बेहतर, यानी 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान में हम कंपैरिज़न कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि यार वो बंदे बेहतर हैं, जो कि गिरफ्तार हो गए बजाए कि ऐसी मौत की। तो ये चीज़ है कि, और ये बात याद रखें कि ये लोग ये नहीं कह सकते कि मशाल खान मुसलमान नहीं था। मशाल खान मुसलमान, उसने क्या कभी कहा कि वो मुसलमान नहीं है? क्या उसकी फैमिली कहती है कि वो मुसलमान नहीं है? हाँ, मगर जिन्होंने उसे मारा, वो जानबूझ के उसे इस्लाम के दायरा से खारिज करते रहते हैं। यही तो मुसलमानों का मेन टैक्ट है ना, कि ये हमेशा इसी तरह करते हैं। खास तौर पे मौलवियों का। मौलवी तो भाई, जिस मौलवी के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगता है, जो रेप का इल्ज़ाम लगाता है, वो, या जो रेप की बात करता है कि मौलवी ने मेरा रेप किया, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज होता है असल में। एट लीस्ट वो फ़िरके से तो निकल ही जाता है। अगर अहले हदीसों के मौलवी के ऊपर, अहले हदीसों के किसी फैमिली ने अपने बच्चे के रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, तो मस्जिद में उनकी एंट्री अब बंद है, वो नहीं आ सकते। तो ये तमाशे हैं, ये इतनी एक्सट्रीम लेवल की ये प्रॉब्लम्स हैं कि जिनके बारे में आप और हम सिर्फ़ सोच सकते हैं, और हमारी आँखों के सामने ये चीज़ें हो रही हैं। और इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अब तो पाकिस्तान में वो भी वक़्त आ चुका है कि अगर पुलिस किसी को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके थाने में जाके हवालात में बंद करती है, प्रिज़न सेल में पुलिस स्टेशन के सेल में बंद करती है, लॉकअप में, लोग वहाँ से लोगों को निकाल के मॉब लिंच कर देते हैं और पुलिस तमाशा देखती रह जाती है, पुलिस कुछ भी नहीं करती। वैसे तो पाकिस्तान की पुलिस कभी भी कुछ नहीं करती आई, जब भी लोग ब्लास्फेमी के नाम पे मरते हैं। चाहे शमा और शहज़ाद का कत्ल था, तो पुलिस खड़ी होके तमाशा देख रही थी। मशाल खान का कत्ल था, पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी, कुछ नहीं थी कर रही। इसी तरह ऐसा नहीं है कि पुलिस पहुँचती नहीं है, पहुँच भी जाती है, जब क्राउड चार्ज हो जाता है, पुलिस उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। और हम वो भी जानते हैं कि मशाल खान की मौत के चंद माह बाद ही, शायद 1 माह बाद या उससे भी बाद, मुझे ये वाक़यात याद हैं क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये उस टाइम ये सारा इश्यू चल रहा था, तो मैं अच्छे तरीके से मुझे याद हैं चीज़ें। इंडिया में एक मुसलमान लड़के को कुछ हिंदुत्व वाले मॉब लिंच करने लगे थे, और एक सिख जो हमारा भाई था, पुलिस ऑफिसर, उसने उसको ये कहा था कि पहले मुझे मारोगे तो फिर इसको मारोगे। वो अकेला विदाउट वेपन्स उनके सामने खड़ा हो गया था कि चलो भाई हुण मन्नू मारोगे तो फिर इनू मारो। और उसने उस लड़के को, मुसलमान लड़के को मॉब लिंच होने से बचा लिया था एक अकेले सरदार ने। यानी आप दिलेरी देखें और कमिटमेंट अगर हो, तो एक अकेला जो सरदार था, उसने उस लड़के को बचा लिया था, उसने उसे मरने से रोक लिया था। तो उस टाइम ये चीज़ हमारे ज़हन में क्वेश्चन आया था कि क्या ये एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि सोच लेता कि मशाल खान को बचाना है। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ही ख़राब हैं। अब आप देखें, प्रियंका कुमारा जब कत्ल हो रहा था, तो कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नहीं बचा पाए। तहरीक लब्बैक वालों का जो भूत सवार हो गया, तो उन्होंने नहीं छोड़ा उसको। ठीक है, और पाकिस्तान में पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है, कोई भी नहीं बचाता। तो मॉब लिंचिंग पाकिस्तान में असूल बनता जा रहा है। एक्सट्रीम केसेस, रिलीजियस वायलेंस जो है वो मॉब लिंचिंग के थ्रू सामने आ रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अदालत के बाहर लोगों को कोई गोली मार देता है। आपको पता है कि मॉब लिंचिंग के वाकयात कितने हैं? इससे बाद फिर एक और वाकया हुआ था कि एक लड़की ने अपनी पसंद से शादी कर ली, और वो, उसके घर वालों ने उसके खामन पे अगवा का पर्चा करवा दिया, और वो लाहौर अदालत में, लाहौर की सेशन कोर्ट में गवाही देने गई कि मैं अपने खामन के साथ खुशी से हूँ, और मुझे कोई अगवा नहीं किया गया। वो गवाही दे के जैसे ही बाहर निकली, उसके अपनी फैमिली के मर्दों और औरतों ने उसे ईंटें मार-मार के वहाँ पे ही मॉब लिंच कर दिया। वो मर गई वहीं पे, लाश फुटपाथ के ऊपर पड़ी थी, तस्वीरें आई थी और हम परेशान थे। पाकिस्तान में देखें, जब आप किसी भी तरह के एक्सट्रीमिज़्म को हवा देते हैं, तो बातें यहाँ तक ही पहुँचती हैं। ये मत समझें कि कोई रिलिजन के नाम पे अगर लोग मॉब लिंच हो रहे हैं, तो वो सिर्फ़ रिलिजन के नाम पे ही हमेशा होते रहेंगे। ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ी पे मबनी है, क्योंकि सिंपल बात क्या है कि फिर लोग उसी तरीके को दुनिया की हर चीज़ में अपनाते हैं। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ एक पैंडेमिक की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों के अब ज़हन में आ गया कि यार मुझे फलाँ से दुश्मनी है, तो मैं इस पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दूँ, तो बस क्या ख काम खत्म हो गया। ठीक है? कोई खुद ही किसी के घर, क्रिश्चियंस के साथ तो पाकिस्तान में बहुत दफ़ा होता था। मैंने आज तक जितने भी क्रिश्चियंस के ब्लास्फेमी केसेस सुने हैं, कुरान के मामले में, वो किस तरह के होते थे। वो यही बताते थे कि किसी ने कुरान जला के हमारे घर के सामने फेंका है। ठीक है? और लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सच बोल रहे होते थे।
क्योंकि ऐसा ही होता है, किसी क्रिश्चियन में ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में वो कुरान जलाए और इतना बेवकूफ़ भी हो के अपने घर के सामने फेंके। वो किसी गली के मुसलमान ने ही डाला होता था। किसी बिज़नेस राइवल ने, किसी फैमिली डिस्प्यूट, किसी तरह के डिस्प्यूट वाले ने, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले ने उसके घर के सामने कुरान जला के फेंका है और उसके बाद पूरी दुनिया उसके पीछे और उसके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा हो गया और अब वो अगले 15 साल अगर जेल से बाहर भी रहा, तो मुकदमा भुगतता रहेगा और अब तो भाई अब बाहर कोई रह ही नहीं सकता। अब तो आप फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है? और आप 1 महीने का 13-14 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा रहे हैं। मगर जिस दिन आप पे किसी ने ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया ना, उस दिन क्या होना है? आपने जेल में चले जाना है और आपने अगले 20 साल जेल में ही रहना है, अगर आप लकी हुए आप छुट भी गए तो, ठीक है? ये वो तैयार हथियार है। वो हमारे एक दोस्त हैं फ़ेसबुक के गनी खान, उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया था कि ब्लास्फेमी एक तैयार हथियार है, किसी पे भी आप चला दें। यानी तैयार हथियार किसको कहते हैं? लोडेड गन है भाई, किसी पे भी चला दें, कभी भी। एक नंगी तलवार है और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ज़हर आलूद तलवार है, यानी पॉइज़न्ड स्वॉर्ड या पॉइज़न्ड डैगर है ये। कैसे? इसकी टिप भी किसी को छू गई ना, तो वो कभी ज़िंदा नहीं बचेगा। क्योंकि जिस पे एक बार लग गया, उसके ऊपर ज़मीन और आसमान दोनों तंग हो जाते हैं पाकिस्तान में, वो कभी नहीं बच सकता। और मशाल खान बेचारा बिल्कुल एक 20-22 साल का बच्चा था वो, ठीक है? वो आप ये नहीं कह सकते, वो एक बच्चा था, एक बच्चे को इन्होंने इस तरह से मार दिया। वो देखने में आपको जवान लग रहा है, मर्द लग रहा है, पर 20-22 साल के जवान की क्या सोच होती है? क्या वो उसको ज़िंदगी के खतरात का, ज़िंदगी की मजबूरियों का, उसकी उसके अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स का अभी सही से अंदाज़ा भी नहीं हुआ होता। और ये याद रखेंगे मारने वाले भी बच्चे ही थे, ठीक है? और उनके लिए ये शुगल था कि ये एक बंदे को मार पड़ रही है, एक ठुड्डा मार दो, एक डंडा मार दो, ये कर दो, उतने में इंसान मर जाता है, ठीक है? और उनको यही लग रहा था कि हम तो अपने रसूल की नामूस की बड़ी हिफ़ाज़त कर रहे हैं, हमारे रसूल की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त का ये तकाज़ा है कि हम इस शख़्स को मारें, ताकि किसी को जुर्रत ना हो दोबारा कि हमारे रसूल की तौहीन करे। मगर एक सिंपल सी बात है कि हमारे मुसलमान भाई ये सोचते क्यों नहीं है कि भैया मुझे आप एक बात बताएँ कि रसूल को अगर किसी ने गाली दे दी या रसूल को किसी ने बुरा-भला कह दिया अपने ओपिनियन के तहत, तो रसूल का इससे नुकसान क्या होता है? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम तो कोई नहीं था ना भाई, ठीक है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, क्या होगा? कुछ होगा? क्या अगर ब्लास्फेमी किसी ने की भी है, तो उससे इस्लाम का क्या नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि हज़रत मोहम्मद को या जीसस को या गॉड को या शिवा को या ब्रह्मा को या रामा को अगर कोई उनको कुछ कहे तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। मगर मसला ये है कि मज़हब असल में खौफ का खेल होता है ये, ठीक है? जब तक किसी बदमाश की बदमाशी कायम रहती है ना, खौफ लोग उससे डरते हैं तो उसका कायम रहती है बदमाशी। उसके बाद उसकी कायम नहीं रहती। ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मज़हब का मेन मसला ये है कि जब तक इसका खौफ लोगों के दिल में कायम है, तब तक लोग इसके सामने सर झुकाएँगे। लोग ये जानते हैं अच्छे तरीके से ये लोग कि इस्लाम पे अगर तनकीद खुल्लम-खुल्ला शुरू हो गई, तो वो इस्लाम उसे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और ज़ाहिर-सी बात है मौलवी, मुल्ला, पाकिस्तान के जो पावर स्ट्रक्चर हैं, उन सब की ताकत मज़हब से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इसलिए ब्लास्फेमी लॉ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ताकि इस्लाम का खौफ, इस्लाम के नाम पे जो पाकिस्तान के अंदर जो एक इजारादारी कायम की हुई है, जो एक सुपीरियॉरिटी है, वो सारी की सारी कायम रहे और हम उससे हमारा जो ये चीज़ है वो ना हो, मतलब एक्सपोज़ ना हो। तो ये सारे का सारा इनका ड्रामा है, ठीक है? आप देखें मज़हब के जो लोग हैं वो हमेशा इस तरह ही करते हैं। क्रिश्चियन चर्च जो था वो हमेशा हेरेटिक्स के नाम पे, हेरेसीज़ के नाम पे लोगों को मारता था। हिंदुत्व जो है वो गाय के नाम पे लोगों को मारती है, ठीक है? इस्लाम इस तरह मारता है। इससे पहले और रिलिजन थे दुनिया में जो इस तरह से लोगों को मारते थे ताकि लोग इन लाइन रहें, खौफ फैला रहे, खौफ कायम रहे तो हमारा मज़हब कायम रहेगा। तो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लास्फेमी के केस में होने वाली कत्ल-ओ-गारत कोई जानता है, वही जानता है। उसको आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि मज़हब सिर्फ़ एक खौफ का खेल है और खौफ का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। खौफ आमतौर पे झूठ को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखें कि कहीं पे कोई गैंग होगा, वो किसी को कत्ल कर देगा और कोई देख लेगा तो वो उसे डराएगा, उसे कहेगा अगर तूने बताया तो तुझे भी मारेंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल ब्लास्फेमी का भी ऐसा ही केस है कि इनको ये पता है कि कुछ लोगों को हमारे मज़हब की रियलिटी पता लग गई है, उनको पता लग गया कि ये झूठ है।
तो वो औरों को ना बताएँ। असल में ये चीज़ है और दूसरी बात ये है कि फिर अगर ये ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों को इस तरह मॉब लिंच करते हैं तो उससे खौफ फैलता है और मौलवी को कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि मेरा इस्लाम लॉजिकली सच क्यों है। फिर खौफ की फ़िज़ा में ईमान बिकता है, खौफ की फ़िज़ा में अकीदे बिकते हैं, उसके बगैर नहीं बिक सकते। लॉजिक की फ़िज़ा में अकीदे और ईमान नहीं बिक सकता, ये बात याद रखिएगा क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन उसके ऊपर होता रहेगा। लॉजिकल लोग लॉजिक के तहत चीज़ों को मानेंगे और वो क्या करेंगे, वो हमेशा मज़हब को क्वेश्चन करते रहेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा इस चीज़ के खौफ में रहते हैं और ये डरे हुए, घबराए हुए कि हमारे मज़हब की कोई पोल ना खोल दे, लोगों की जान लेते रहते हैं। और दूसरी तरफ है, सिर्फ़ डरे और घबराए हुए लोग ही मज़हब की जान नहीं लेते। दूसरी तरफ वो हैं जिनको पता है कि उनकी ताकत मज़हब से जुड़ी हुई है। उनका पावर स्ट्रक्चर में मज़हब एक सेंट्रल पिलर है। उसको उसको अगर कोई भी गज़ंद पहुँचा, उसको कोई ठेस पहुँची तो उनकी ताकत भी कम होगी। मुल्ला की ये तकलीफ़ है। आप क्या समझते हैं? सामइल ज़हूर जैसे मौलवी जो हैं वो रेपिस्ट मौलवियों की क्यों प्रोटेक्शन के लिए भागे-भागे चले आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो उनके पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। वो मौलवी जिसने बच्चे का रेप किया, वो भी एक पिलर है उसकी उस इमारत में जिसके ऊपर सामइल ज़हूर जैसे मौलवी की ताकत का इन्हिसार है। वो उसकी उसकी बिल्डिंग का, उसके पावर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और अगर वो भी टूटेगा तो इत्तेसाम इलाही ज़हूर कमज़ोर होगा। इसलिए वो क्या करेगा, इसलिए वो रोता-रोता, भागा-भागा आएगा, वो बचाएगा उसको। उसको पता है कि ये गंदा आदमी जो है ये मेरी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है और फिर वो ये भी जानते हैं ऐसे लोग कि वो खुद भी तो ऐसे ही हैं ना। ठीक है? तो ये बात है। तो इस्लाम की छतरी के पीछे दुनिया के किसी भी क्राइम को छुपाया जा सकता है, किसी भी शख्स की गर्दन काटी जा सकती है या किसी भी शख्स को के टोटल ये याद रखें ब्लास्फेमी लॉ की वजह से फँसने वाले लोग सोसाइटी में उनका हर ह्यूमन राइट उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है? हर ह्यूमन राइट। उनके पास कोई आवाज़ नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई लोएस्ट ऑफ द लो है जिसके कोई हकूक नहीं है, तो वो लोग हैं जिन पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता है। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ भी हैं मगर वो मुसलमान होते हुए माइनॉरिटीज़ से भी कम राइट्स उनके पास रह जाते हैं। क्योंकि वो किसी भी टाइम मार सकते हैं। वो ऐसा खून है कि किसी भी एक तो होता है ना अंधेरी अंधेरी गली में कोई किसी को रात के 12 बजे में मार दे तो किसी को पता नहीं चलता। ये दिन दहाड़े कोई किसी को मार दे तो कोई किसी की आवाज़ भी नहीं निकलेगी, किसी की चूँ भी नहीं निकलेगी। ठीक है? तो ये बात है। समझ गए? ये मसले हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट क्या हाल है? कैसे हैं आप? हेलो आदाब खालिद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आप बताएं। आदाब। इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने लिया है आज डिस्कस करने के लिए। आई थिंक आज एनिवर्सरी है उनकी, हाँ, मशाल की आज डेथ एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। हुँ, जी, इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में कोई न्यूज़ चैनल इस तरह से इस चीज़ को रिमेंबर या उसको कमेमोरेट करे, उसकी डेथ को वो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लर्जी और उसकी जो डिक्टेशन है उसके पीछे है। इस तरह की स्टोरीज आपको शायद बीबीसी करता हुआ दिखे या कोई फॉरेन न्यूज आउटलेट जो पूरी मशहद खान की जो लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या 1 आवर लॉन्ग सेगमेंट न्यूज सेगमेंट बनाकर उसकी स्टोरी पेश करे। बट दिस you would not see this happening in the Pakistani media. No one's going to throw light on his ordeal कि क्या tragedy थी, क्या हुँ, उसकी beginnings थी और किस तरह से उसको इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग किया गया। जो क्लर्जी की पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई मीडिया आउटलेट डेयर नॉट टेक अप द स्टोरी एंड इवन अगर न्यूट्रल लाइट में भी उसे बताएं उसकी स्टोरी, इट वुड बी वेरी डेंजरस थिंग। हुँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।